तो पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में, क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में जानेंगे। ये एग्जाम में 5 नंबर का इनसे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है और वीवीआई है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं, मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित जनन अंग सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन से जनन अंग सम्मिलित होते हैं इनको हम लोग समझेंगे। पहला है एक जोड़ा अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, और तीसरा है एक जोड़ा अंडवाहिनी, और फिर ग्रीवा है, फिर योनि है, वल्वा है, और लास्ट में बाह्य जननेंद्रियां हैं। इन सभी को हम लोग डायग्राम में समझेंगे अच्छे से। तो आइए डायग्राम को देखते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे एक जोड़ा अंडाशय की बात करेंगे तो एक अंडाशय यहाँ पे होता है और एक अंडाशय यहाँ पे होता है। ठीक है, इस तरह एक जोड़ा अंडाशय होता है, लेफ्ट राइट दोनों में क्या होता है, एक जोड़ा अंडाशय होता है। तो अंडाशय एक जोड़ा हो गया पहला, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अंडवाहिनी की अगर बात करें, फिलोपियन नलिका बोलते हैं। एक जोड़ा अंडवाहिनी, 1 पेयर ओविडक्ट की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक के भाग जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोपियन नलिका, अंडवाहिनी नलिका हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो एक जोड़ा क्या हो गया, अंडवाहिनी नलिका हो गया, एक जोड़ा फिलोपियन ट्यूब हो गया। अगला बात करेंगे हम लोग गर्भाशय की। तो गर्भाशय देखिए ये वाला रचना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। बीच वाले संरचना को क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। उल्टे नाशपाती के आकार का ये होता है, इनको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय का 3 परत होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इनको भी हम आगे समझेंगे, जब गर्भाशय टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां भी डीपली हम इनको समझेंगे। ठीक है, तो गर्भाशय हो गया। तो इनके बाद क्या है, इनके बाद सर्विक्स को देख लेते हैं। ये सर्विक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, सर्विक्स के बाद वेजिना हो गया, और जो वेजिना होता है ना, योनि जो होता है, ये ओपनिंग जो होता है वल्वा के माध्यम से होता है। ये तीनों नली हो गया। ठीक है, 1 2 3 सर्विक्स हो गया, ग्रीवा बोलते हैं इनको, वेजिना हो गया और वल्वा हो गया। ठीक है, फिर इनके बाद क्या है, तो इनके बाद बाह्य जननेंद्रियां की अगर बात करेंगे, बाह्य जननेंद्रियां का मतलब होता है जो इंटरनल पार्ट्स ना होकर के आउटर पार्ट्स हो, मतलब बॉडी का बाहरी भाग हो ना। तो बाह्य जननेंद्रिया में क्या आता है, जैसे वेजिना हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, फैटी टिश्यू वगैरह होता है। वसीय उत्तक होता है, उस उत्तकों पे कई हेयरी बाल वगैरह भी उस पे होता है। तो उस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी जनन अंग बोलते हैं। इसी बाहरी जनन अंग में एक और आता है क्लाइटोरिस, जो उंगली के समान होता है। ठीक है, क्या होता है, उंगली के समान होता है और इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूरल नर्व सेल लगा होता है ना। इनके बारे में भी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। लेबिया मेजुला हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, और हाइमेन हो गया। हाइमेन योनि के ऊपर का आवरण हो गया। ये सभी जो है, ये सभी क्या है, बाह्य जननेंद्रियां हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया इसको हम लोग बोलते हैं। ये शरीर के बाहरी भाग में होता है, मतलब जनन अंग में ही शरीर के बाहर होगा, अंदर में नहीं हुआ ना। इंटरनल पार्ट्स में वल्वा, वेजिना, सर्विक्स, गर्भाशय, अंडवाहिनी, ये सभी इंटरनल पार्ट्स में आ जाता है, आंतरिक भाग में आ जाता है। लेकिन वेजिना के जो बाहर वाला भाग में, जैसे बाल हो गया और फैटी टिश्यू वगैरह हो गया, और एक उंगली की संरचना बाहर निकली होती है, क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो ये सभी बाहरी भाग है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बाह्य जननेंद्रियां बोलते हैं। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एक जोड़ा अंडाशय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एक जोड़ा अंडाशय को पढ़ेंगे। 1 पेयर ओवरी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक जोड़ा अंडाशय, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इसी अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, ओवम बनता है, जिसको हम लोग मादा युग्मक, फीमेल गैमेट बोलते हैं। एक मंथ में इधर से एक अंडाणु बाहर निकलेगा, एक मंथ में इधर से, दूसरे मंथ में ना, फिर एक मंथ में इधर, दूसरे मंथ इधर। इस तरह से क्या होता है, पर मंथ एक साइड से क्या होता है, अंडाणु बाहर मुक्त होता है, जिसको अंडोत्सर्ग हम लोग बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब पढ़ेंगे एक जोड़ा अंडाशय के बारे में। एक जोड़ा अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और समझते हैं एक जोड़ा अंडाशय, 1 पेयर ओवरी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि जो अंडाशय होता है वो एक जोड़ा होता है। सभी स्त्रियों में अंडाशय कितना होता है, 1 पेयर, एक लेफ्ट में और एक राइट में अंडाशय होता है। तो अंडाशय की जो काम की बात करें, क्या कार्य इनका होता है, तो अंडाणु बनाना होता है। अंडाणु क्या, मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट है जो बनाता है अंडाशय, और साथ ही कुछ हार्मोन भी ये बनाता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन भी अंडाशय ही करता है। आइए अंडाशय के बारे में कुछ और पॉइंट को देखते हैं। प्रत्येक स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है। प्रत्येक स्त्री में कितना होता है, 1 पेयर ओवरी होगा, एक जोड़ा अंडाशय होगा। अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि अंडाशय में ही क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है। कारण कि इसमें मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय अंडाणु निर्माण के साथ साथ हार्मोन का निर्माण भी करता है। तो अंडाशय का कार्य भी है अंडाणु बनाना और हार्मोन का उत्पादन करना। अंडाशय अंडाकार होता है। शेप इसका कैसा होगा, अंडाकार होगा। यहाँ पे शेप दिख रहा होगा। और साथ ही इनका साइज जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होता है। इनका साइज कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग इनका
साइज होता है, इनके अंदर अंडाणु होता है अंडाशय के अंदर, ठीक है। अंडाशय कहाँ होता है? श्रोणि भित्ति पेल्विक वॉल में होता सटा हुआ, और साथ ही लिगामेंट द्वारा ये जुड़ी होती है। यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ये अंडाशय हो गया, और अंडाशय जो ये जुड़ी किसकी सहायता से होती है? लिगामेंट की सहायता से पेल्विक वॉल से ये जुड़ी होती है। ये लिगामेंट हो गया, इसको स्नायु भी बोलते हैं हिंदी में। तो इनसे अंडाशय क्या होती है? जुड़ी होती है, ठीक है। प्रत्येक अंडाशय पतली उपकला उत्तक से ढकी होती है, जिसे अंडाशय पीठिका कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय जो है, ये अंडाशय चारों ओर से उपकला से, चारों ओर से पतली उपकला उत्तक से ढकी होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय पीठिका हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अंडाशय का क्या क्या कार्य हो सकता है? अंडाणु बनाना, हार्मोन बनाना, ये पहले भी हम लोग समझे हैं। कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ये बनाता है। अंडाशय की अगर संख्या की बात करें, ओवेरी की संख्या कितना होता है फीमेल्स में, तो बता दें कि किशोरावस्था के दौरान जो है प्रत्येक फीमेल्स में 3 लाख से 4 लाख अंडे होते हैं, लेकिन इसमें से 400-500 अंडे, 400 से 500 अंडे ही क्या हो पाते हैं? ओव्यूलेट हो पाते हैं। ओव्यूलेट का मतलब होता है, मतलब निषेचित होना। क्या होना? निषेचित होना, मतलब अंडाणु के साथ और शुक्राणु के साथ जो मिलेगा वो 400 से 500 अंडाणु ही मिल पाएगा, ठीक है। तो ये था अंडाशय के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग एक जोड़ा अंडवाहिनी के बारे में, 1 पेयर ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे। ओविडक्ट इसका इंग्लिश नाम है, साथ ही इनको फेलोपियन ट्यूब भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये भी एक जोड़ा होता है, 1 पेयर ये भी होता है, लेफ्ट राइट में होता है। आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो फैली हुई नलिका रचना है, नलिका का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। इसकी लंबाई की बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर ये होती है। यहाँ से यहाँ तक जो फैली होती है, गर्भाशय के अंतिम सिर से लेकर के और योनि तक जो फैली होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह नलिकाकार संरचना होती है। अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? ये पहला भाग हो गया इस्थमस बोलेंगे इस वाले भाग को, फिर ये वाले भाग को बोलेंगे हम लोग एम्पुला बोलेंगे, और तीसरा भाग को बोलेंगे इनफंडिबुलम। तीसरा वाला भाग इंपॉर्टेंट है, ये कीप के समान होता है। कैसा होता है? कीप के समान होता है। टीप होता है तेल डालने वाला, टीप होता है इस तरह संरचना, तो कीप के समान ये इसका संरचना इस तरह से, देखो इस तरह से इनका कीप के समान संरचना होता है ना, ये कीप के समान होता है। तीसरा भाग जो इनफंडिबुलम है, और अंत में कीप के समान यहाँ पे झालर लगी होती है। इसमें उंगली के समान क्या होती है? झालर लगी होती है, इसको झालर बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। ये फिमरी का काम होता है अंडाणु को अंडाशय से पकड़ करके नलिका में लाना। क्या करना? अंडाणु को अंडाशय से पकड़ करके नलिका के अंदर लाना, ठीक है। ये काम होता है झालर का, ठीक है। तो कितना भाग हो गया अंडवाहिनी नलिका का? 3 हो गया, इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। इसमें इस्थमस और एम्पुला के बीच में क्या होता है? निषेचन का प्रक्रिया होता है। मतलब ये इस्थमस हो गया और ये एम्पुला हो गया, तो बीच में क्या होगा? निषेचन का क्रिया होगा। इस स्थल को हम लोग क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी में है, और मोस्ट इंपोर्टेंट भी ये पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से ना, नीट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ जो भाग होते हैं, इस भाग को बोलेंगे एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। क्या बोलेंगे? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, और नीट में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अंडवाहिनी में ही अंडाणु तथा शुक्राणु मिलता है, यानी निषेचन क्रिया होता है। निषेचन स्थल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन बोलते हैं, जो कहाँ होता है? स्थमस और एम्पुला के बीच में क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, जिनको हम लोग निषेचन बोलते हैं, ठीक है। ये था एक जोड़ा अंडवाहिनी के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूट्रस के बारे में। क्या होता है आइए देखते हैं गर्भाशय के बारे में। यूट्रस इनको बोलते हैं। गर्भाशय का अन्य नाम की अगर बात करेंगे तो गर्भाशय को हम लोग बच्चादानी या वुम भी कहते हैं। इनको भी याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। गर्भाशय का अन्य नाम क्या है? तो बच्चादानी या वुम इनको कहा जाता है। गर्भाशय का शेप की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे तो कैसा होता है? उल्टे नाशपाती के आकार का इनका शेप होता है। अब इनका साइज की बात कर ले, यूट्रस का क्या साइज है? तो 7.5 सेंटीमीटर लंबी हो गया, चौड़ी 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर क्या इनका मोटी लेयर इनका होता है। ये गर्भाशय हो गया। यहाँ पे जो गोल घिर के रखे पॉइंट दे करके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय का 3 स्तर है, इनको हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। गर्भाशय के आंतरिक स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। 3 स्तर क्या क्या देख लेते हैं। ये गर्भाशय में सबसे बाहर की जो स्तर होती है, ये वाला स्तर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं परिगर्भाशय। इनको हम लोग बोलते हैं परिगर्भाशय। और बीच में जो ये स्तर होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मध्य गर्भाशय। और सबसे अंदर की ओर जो ये लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम अंतःगर्भाशय। क्या बोलते हैं? अंतःगर्भाशय बोलते हैं। 3 लेयर गर्भाशय में होता है। देखो इधर समझते हैं, ये इसको हटा दो, ये गर्भाशय है, ये बाहर का लेयर हो गया, और ये अंदर का लेयर बीच वाला लेयर हो गया। और सबसे अंदर जो लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःगर्भाशय। और बीच में जो इनको क्या बोलते हैं? मध्य गर्भाशय। और ये बाहर में जिनको क्या बोलेंगे? परिगर्भाशय। परिगर्भाशय जो सबसे पतली लेयर है, जैसा कि तुम बोल रहा क्वेश्चन पूछा गया था ना
तो पतली लेयर सबसे गर्भाशय सबसे पतली लेयर जो पूछेगा क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे हम लोग, परिगर्भाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिगर्भाशय, इंग्लिश में पेरीमीटरियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरीमीटरियम। गर्भाशय की सबसे पतली भित्ति जो है वो कौन है, पेरीमीटरियम है ना। गर्भाशय के आंतरिक स्तर इंडोमीटरियम है, तो आंतरिक स्तर ये सबसे अंदर की हो गया, ठीक है, ये सॉफ्ट होता है आंतरिक स्तर जो होता है। भ्रूण का विकास जो है इसी आंतरिक स्तर में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होगा, इसी आंतरिक स्तर में इंडोमीटरियम में होगा। कहाँ होगा, इंडोमीटरियम भित्ति में भ्रूण का विकास होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। गर्भाशय एक पतली सर्विक्स ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। तो गर्भाशय जो है यहाँ पे इनका ओपनिंग होता है, तो ये सर्विक्स में खुलेगा, पहला सर्विक्स में खुलेगा, फिर सर्विक्स के माध्यम से ये विजिना में खुलेगा, योनि में खुलेगा, ठीक ना। ग्रीवा और योनि के साथ मिलकर जनन नाल बर्थ केनाल बनता है। फिर यही बर्थ केनाल के द्वारा क्या होता है, शिशु का डिलीवरी होगा। क्या होगा, शिशु का डिलीवरी होगा। तो बर्थ केनाल कैसे बनता है, क्वेश्चन पूछेगा। तो बर्थ केनाल जो बनता है वो ग्रीवा यानी सर्विक्स और वेजिना ये दोनों के मिल करके तब बनाता है जनन नाल या बर्थ केनाल बनाता है, ठीक है। ये गर्भाशय था। इसके बाद गर्भाशय के बारे में पढ़ लिए हम लोग, इनके बाद पढ़ेंगे योनि के बारे में, फिर सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम लोग बाह्य जननेंद्रियां को देखेंगे।